गुड मॉर्निंग। आज हमने कल जो 7 निश्चय और उसका जो डेवलपमेंट था उसको हम लोगों ने कल किया था। आज हमारे पास जो एक और टॉपिक है जो बिहार सरकार के द्वारा ही जारी किया गया और उसमें जाएंगे तो बिहार सरकार का ही है टाइल्स और वो टाइल्स है महिला सशक्तिकरण के लिए बिहार सरकार द्वारा उठाए गए कदम, स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ बिहार फॉर वीमेन एम्पावरमेंट। ये वाला टॉपिक है और इसके लिए जो इन्होंने टाइल्स दे रखा है, जो इन्होंने एडवर्टीजमेंट इस बार क्रिएट किया, तो उसमें मुझे लग रहा है कि ये वाला है महिला सशक्तिकरण बिहार सरकार के अभूतपूर्व कदम, ये इनका स्लोगन है और इसके तहत इन्होंने कदम उठाया हुआ है। ठीक है, तो वैसे भी विमेन आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक तो हो ही जाता है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑब्जेक्टिव में भी बहुत सारे फैक्ट्स यहाँ पे हैं, तो वो करेंगे हम लोग। हमने इसमें भी यहाँ पर भी ये दोनों सब आएंगे। तो उसको म्यूट करो, नहीं तो फिर रिकॉर्डिंग दिक्कत। इसको ने दिक्कत कर दो। ठीक है, अब ठीक है। अच्छा, ये जल जीवन हरियाली का है और इसके बाद है महिला सशक्तिकरण वाला। ठीक है, तो इसमें हेडिंग एक डाल लो, महिला सशक्तिकरण, विमेन एम्पावरमेंट। एक हेडिंग डाल लीजिए, विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण। और उस महिला सशक्तिकरण में का एक तो पहले सिंपल सा एक मीनिंग डाल लीजिए, क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विमेन एम्पावरमेंट। तो ये इससे फैक्ट में पीटी में क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए कि विमेन एम्पावरमेंट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ। ये तो नहीं आ रहा है ना कैमरे में ये? अच्छा, विमेन, हाँ, तो इसको इधर कर लो। अब तो ठीक है। हाँ, विमेन एम्पावरमेंट का क्या मतलब है, तो उसमें एक लाइन लिख लो कि विमेन एम्पावरमेंट के आगे, टू इंक्रीज पब्लिक रोल ऑफ विमेन, महिलाओं की सार्वजनिक भूमिका में वृद्धि। टू इंक्रीज द पब्लिक रोल ऑफ विमेन, महिलाओं की सार्वजनिक भूमिका में वृद्धि, ये है इसका। और वो सार्वजनिक भूमिका में क्या क्या आएगा, व्हाट आर द एरियाज, ठीक है, इंक्लूडेड, व्हाट आर द एरियाज विच विल बी इंक्लूडेड इन विमेन एम्पावरमेंट। तो उसमें आ जाएगा महिलाओं की राजनीतिक भूमिका, लिख दीजिए। सार्वजनिक भूमिका में मुख्य रूप से द पब्लिक लाइफ विल मेनली इंक्लूड, सार्वजनिक भूमिका में मुख्य रूप से महिलाओं की राजनीतिक भूमिका, पॉलिटिकल रोल ऑफ विमेन, प्रशासनिक भूमिका, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, आर्थिक सशक्तिकरण, तथा सामाजिक दशा में सुधार, टू इंप्रूव सोशल स्टेटस ऑफ विमेन। ये इसमें आता है मुख्य रूप से विमेन एम्पावरमेंट में। क्या क्या हमने कहा, विमेन एम्पावरमेंट में क्या क्या आएगा? विमेन एम्पावरमेंट का एक सेंटेंस में मीनिंग आपसे पूछा जाए तो क्या लिखेंगे आप, कि महिलाओं की सार्वजनिक भूमिका में वृद्धि। और उसमें आता है कि सार्वजनिक भूमिका में क्या क्या आता है, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, इकोनॉमिक एंड सोशल एम्पावरमेंट ऑफ विमेन, ये उसमें इंक्लूड होगा मुख्य रूप से। अब यहां पे देखो, जैसे एक सेंटेंस आगे लिखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, 2011 की जनगणना के अनुसार, देश में, इन कंट्री, द टोटल पॉपुलेशन ऑफ विमेन was 58.37 करोड़ आउट ऑफ 121 करोड़। 121 करोड़ जनसंख्या में से महिलाओं की भागीदारी
58.37 करोड़ थी, 58.37 करोड़, विच इज ऑलमोस्ट 48% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, जो कुल जनसंख्या का लगभग 48% है। ये देश की बात कर रहा हूं। ठीक है, आगे लिखिए, उसी में लिख दीजिए, बिहार की कुल 10.40 करोड़ की जनसंख्या में, आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन, टोटल 10.41 करोड़ पॉपुलेशन ऑफ बिहार, बिहार की कुल 10.4 करोड़ जनसंख्या में महिलाओं की कुल भागीदारी टोटल पॉपुलेशन ऑफ विमेन, महिलाओं की कुल भागीदारी भी लगभग, टोटल शेयर ऑफ विमेन, महिलाओं की कुल भागीदारी भी लगभग 48% है, इज अराउंड 48%। लगभग 48% है। ठीक है, देखो राष्ट्रीय स्तर पर, ऑन नेशनल लेवल, राष्ट्रीय स्तर पर लिंगानुपात, ऑन नेशनल लेवल सेक्स रेशियो इज सेक्स रेशियो 940 है, इज 940 940 है, जबकि बिहार में यह अनुपात, whereas this ratio in Bihar is 918, बिहार में यह अनुपात 918 है। अर्थात ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, प्रति 1000 की जनसंख्या पर महिलाओं की कुल संख्या, टोटल नंबर ऑफ विमेन आउट ऑफ 1000 मेल, माने 1000 पुरुषों पर महिलाओं की कुल संख्या को सेक्स रेशियो कहा जाता है। तो उसमें ये 918 है। बिहार में अखिल भारतीय स्तर पर ये 940 है, और विश्व स्तर पर यह अनुपात, ऑन ग्लोबल लेवल, ऑन वर्ल्ड लेवल, दिस रेशियो इज 984। विश्व स्तर पर यह अनुपात 984 है। है। भारत के पड़ोसी देशों में सबसे अधिक लिंगानुपात, इन नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, द हाईएस्ट सेक्स रेशियो इज म्यांमार, इन म्यांमार। भारत के पड़ोसी देशों में सबसे अधिक लिंगानुपात म्यांमार का है। दस 1048 देखो, भारत में केरल का, इन इंडिया द सेक्स रेशियो इन केरला, केरल का लिंगानुपात 1084, सेक्स रेशियो ऑफ केरला इज 1084, 1084 है। जबकि राज्यों में सबसे कम सेक्स रेशियो, whereas in a state the least lowest sex ratio, राज्यों में सबसे कम लिंगानुपात
लिंगानुपात। हरियाणा 861, 861। उसी में लिख दीजिए बिहार में सबसे अधिक लिंगानुपात गोपालगंज, द हाईएस्ट सेक्स रेशियो इन बिहार गोपालगंज, दस सौ 1021। जबकि सबसे कम लिंगानुपात मुंगेर 876, लिस्ट सेक्स रेशियो इन मुंगेर 876। ठीक है, उसी में एक लाइन लिखिए, एक ब्रैकेट में एक लाइन लिख सकते हो, जैसे दमन दीव और दादर नगर हवेली दोनों को मर्ज कर दिया गया है। दोनों पहले अलग अलग वो होते थे, दोनों पहले अलग अलग 876, देखो दोनों पहले अलग अलग यूनियन टेरिटरी होते थे, अब दोनों को मर्ज कर दिया गया है। तो वैसे देखेंगे तो यूनियन टेरिटरी में सबसे अधिक, सबसे कम सेक्स रेशियो यूनियन टेरिटरी वाइज जाएंगे तो वो दमन दीव और दादर नगर हवेली का है। ब्रैकेट में कहीं लिख सकते हैं। राज्यों में हमने कहा कि हरियाणा का है, लेकिन यूनियन टेरिटरी में सबसे जो कम जो सेक्स रेशियो है वो अदरवाइज सारे जितने ही यूनियन टेरिटरी हैं सब में ही कम है। क्योंकि जनरली जैसे चंडीगढ़ है, दिल्ली है, तो यहाँ पे लोग माइग्रेंट्स बहुत सारे रहते हैं और बिना फैमिली के रहते हैं। तो इस कारण से जैसे हरिद्वार में जाएंगे तो वहाँ पे सेक्स रेशियो बहुत कम है, मथुरा में जाएंगे तो सेक्स रेशियो बहुत कम है। क्योंकि जो साधु संत वगैरह होते हैं तो वो बिना फैमिली के होते हैं, तो वहाँ पे पुरुषों की संख्या ज़्यादा हो जाएंगी 1000 पर, महिलाओं की संख्या कम हो जाएंगे। तो उसी तरह से जाएंगे तो दादर नगर हवेली और दमन दीव है, ये दोनों अब एक ही यूनियन टेरिटरी है, तो इनका सेक्स रेशियो सबसे कम होता है यूनियन टेरिटरी के अनुसार जाएंगे तो। ये लिख लीजिए। नेक्स्ट एक और फैक्ट लिखिए, उसके बाद हम लोग आते हैं ये विमेन इंपावरमेंट वाले में जाएंगे। तो इसके बाद ये जो कुछ जो सेंसस के अकॉर्डिंग जो कुछ डेटा है उसके बाद हम आ जाएंगे कि महिलाओं को कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट्स प्राप्त हैं, उस पे आ जाएंगे। उसके बाद आ जाएंगे कि फिर महिलाओं के लिए कौन कौन सी प्रमुख योजनाएं प्रारंभ की गई हैं, और फिर आ जाएंगे कि बिहार सरकार द्वारा महिलाओं के लिए कौन कौन सी योजनाएं प्रारंभ की गई हैं जो इसमें दिया हुआ है। तो यहां पर आने के पहले हम लोग कुछ उसके और इनिशियल जो कुछ फैक्ट हैं उसको जान लेते हैं, फिर यहां पर आ जाएंगे। ठीक है, तो उसमें नेक्स्ट लिख दीजिए, लिखो देश में कुल साक्षरता, टोटल लिटरेसी इन कंट्री, देश में कुल साक्षरता कुल साक्षरता 74% है, राष्ट्रीय औसत 74% का है। केरल में 93.9%, केरल 93.9%, बिहार में 63.8%, सबसे कम। बिहार में 63.8% सबसे कम। अब यहां पे देखो पुरुषों में साक्षरता, लिटरेसी इन मेल, पुरुषों में साक्षरता लिटरेसी इन मेल 82.1%, ये राष्ट्रीय औसत बता रहा हूं, नेशनल एवरेज है 82.1% नेशनल लेवल। महिलाओं में साक्षरता 65.5%, 65.5%। उसी में लिख दीजिए सबसे अधिक पुरुष साक्षरता, हाईएस्ट मेल लिटरेसी, सबसे अधिक पुरुष साक्षरता
पुरुष साक्षरता। लक्षद्वीप 96.1%, और सबसे कम बिहार 73.4% मेल लिटरेसी में। और फीमेल लिटरेसी में, महिला साक्षरता में केरल 92%, केरल 92% और राजस्थान 52.7%, 52.7%। हाँ, 52.7%। और बिहार में, बिहार सेकंड लिस्ट है 53.3%। माने महिला साक्षरता के मामले में राजस्थान सबसे नीचे है और उससे एक पायदान ऊपर है बिहार 53 बिहार में फीमेल लिटरेसी है 53.3%। अब यहां पर बिहार में, अब एक लाइन लिख दीजिए, बिहार में सबसे अधिक साक्षरता रोहतास, हाईएस्ट लिटरेसी इन बिहार रोहतास, रोहतास। और सबसे कम साक्षरता, सबसे कम लिटरेसी बिहार में किस डिस्ट्रिक्ट में है? इसको खाली छोड़ दीजिए, हम बता देंगे, अभी हम देख नहीं पाए इसको। लिस्ट लिटरेसी इन बिहार, लिस्ट लिटरेसी, चलिए हम बता देंगे, कोई नहीं। लिस्ट लिटरेसी इन बिहार अभी ही बता देते हैं। सबसे कम साक्षरता बिहार में इन बिहार कहां? पूर्णिया है, पूर्णिया। सबसे कम है पूर्णिया। ठीक है, चलो चेक कर लीजिएगा फिर भी एक बार और से। तो पैरा चेंज करके एक लाइन लिख लो, पैरा चेंज करके, पैरा चेंज करके लिखो। कुल जनसंख्या में महिलाओं की लगभग आधी भागीदारी है। आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन विमेन आर ऑलमोस्ट हाफ। कुल जनसंख्या में महिलाओं की भागीदारी क्या लिखे? कुल जनसंख्या में महिलाओं की भागीदारी लगभग आधी है। इसके बावजूद महिलाओं की कमजोर स्थिति के सुधार के लिए, इन स्पाइट ऑफ दैट, टू इंप्रूव वीक सिचुएशन ऑफ विमेन, महिलाओं की कमजोर स्थिति में सुधार के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। वेरियस मेजर्स टेकन, अनेक उपाय किए गए हैं। अनेक उपाय किए गए हैं, जैसे फर्स्ट लिखिए, फर्स्ट कानूनी उपाय, संवैधानिक प्रावधान, संवैधानिक एवं वैधानिक उपाय, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल मेजर्स।
संवैधानिक संवैधानिक एवं वैधानिक वैधानिक उपाय, मुंह से बोल रहा हूं, लिखिए। संवैधानिक एवं वैधानिक उपाय, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल मेजर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल मेजर्स, आ रहा है? ठीक है, नहीं आ रहा है, लाइट अंधेरा हो जाएगा। संवैधानिक एवं कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल उपाय। ठीक है, संवैधानिक एवं वैधानिक उपाय। और इसमें लिख लो संवैधानिक, एक तो जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल वाला ही अगर लिखें तो इसमें आ जाता है कौन कौन सा। एक तो आर्टिकल 39 है, संविधान अनुच्छेद एक है अनुच्छेद 39। अब इसी में जैसे ऐसे भी लिख सकते हैं अनुच्छेद 39, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में है ये आर्टिकल 39। और आर्टिकल 39 में जाएंगे तो समान कार्य के लिए समान वेतन, इक्वल सैलरी फॉर इक्वल वर्क, समान कार्य के लिए समान वेतन, द सेम वेज फॉर सेम वर्क। जैसे मान लीजिए कोई टीचर है किसी स्कूल में, कोई पुरुष भी टीचर है महिला भी टीचर हैं, तो उसमें दोनों को सैलरी एक ही दी जाएगी। अब ऐसा नहीं होगा कि पुरुष को सैलरी अधिक दी जाएगी महिला को कम दी जाएगी। या किसी भी सरकारी सेवा में, जैसे मान लो पुलिस ही है तो पुलिस में मेल भी है फीमेल भी है, तो दोनों को सैलरी एक ही दी जाएगी। समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान इसमें किया गया आर्टिकल 39 में। उसके बाद जाते हैं तो फिर जैसे इसमें एक और है अनुच्छेद आर्टिकल 42, अनुच्छेद 42, जिसमें है कि उचित कार्य दशाएं, बेटर वर्किंग कंडीशंस, उचित कार्य दशाएं हैं, बेटर वर्किंग कंडीशंस हैं 42 में। और मैंने महिलाओं को, और ये जो उचित कार्य दशाएं वाला जो टॉपिक है ये है, वो सबसे ज्यादा विमेन को बेनिफिट करेगा। क्यों? क्योंकि इसी के तहत फिर कई सारे जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं, या जो एक तरह से कहा जाए कि वर्किंग प्लेस है, वहां पे जो कार्य दशाएं, टॉयलेट की व्यवस्था, पानी पीने की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, ये सारी जो बातें होंगी, या इवन इसी में आता है मैटरनिटी बेनिफिट वगैरह, इसी अनुच्छेद का भाग है हम। ठीक है, इसमें है आर्टिकल 42 में नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग शेयर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, फैसिलिटेटिंग प्रोटेक्शन ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। एक मिनट, फंडामेंटल राइट्स की 43 है। स्टेट इंडिया सिक्योर ए सुटेबल लेजिस्लेटिव इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन टू ऑल वर्क इंडस्ट्रियल अदरवाइज वर्क फॉर लिविंग वेज कंडीशन वर्क इंश्योरिंग डिटेल। अच्छा ठीक है, 43, सॉरी, इसमें इसको लिख लो 43, इसको लिख लो, इसमें 43 है आर्टिकल उचित कार्य दशाएं। और उचित कार्य दशाओं में ही ये सारा आता है, जैसे वेतन आयोग का गठन किया जाएगा, या मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट वगैरह है, वो सब इसी अनुच्छेद के तहत है। आर्टिकल 39 है, आर्टिकल 43 है। इसी में जाएंगे तो आर्टिकल 40 है, तो 40 में जाएंगे तो पंचायती राज का प्रावधान है, पंचायती राज। ठीक है, तो पंचायती राज में जाके फिर 243 में, ये आर्टिकल 40 में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल था, आदर्श थे राज्य के लिए, उसको व्यवहारिक रूप से लागू किया गया था आर्टिकल 243 में।
और 243 में देखेंगे कि उसमें पंचायतों के लिए और नगर पालिकाओं के लिए प्रोविजन किया गया है, ABCDEFGH इस तरीके से सारे प्रावधान हैं। तो आर्टिकल 40 में पंचायती राज था और फिर वहां जाकर के रिजर्वेशन की बात की गई है। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% रिजर्वेशन की बात है। तो ये आर्टिकल 40 में जो पंचायती राज था, स्थानीय शासन में महिलाओं की पंचायती राज व्यवस्था आर्टिकल 40 का प्रावधान है, जिसको व्यवहारिक रूप से करेंगे और उससे स्थानीय शासन में इन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन टू इंक्रीज रोल ऑफ वुमेन, महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना। तो ये आर्टिकल उसमें जाएंगे। तो आर्टिकल 40 और फिर आ जाता है आर्टिकल इसी में 243 ए से लेकर के उसका जो आगे है, ठीक है, तो जो प्रावधान है तो उसमें भी पंचायती राज से जुड़ी व्यवस्थाएं की गई हैं। पंचायती राज या स्थानीय शासन, नगर पालिका, शहरी निकाय, अर्बन बॉडीज, ठीक है, ये प्रावधान इसमें किया गया है। तो ये पंचायत में रिजर्वेशन वाली बात है। तो यहां पर भी विमेन का एक तरह से पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन विमेन का बढ़ता है आर्टिकल 40 और 243 ए से। बाकी इसमें ये आता है। इनके अलावा जाएंगे तो फिर अन्य रिजर्वेशन की बातें की गई हैं। आरक्षण संविधान में ही है आरक्षण का, और उसके लिए वैधानिक प्रोविजन भी है रिजर्वेशन की बात करें तो। और रिजर्वेशन में आप जानते हैं कि महिलाओं को रिजर्वेशंस जो दिए गए हैं वो कई तरह के रिजर्वेशंस हैं। आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 243, फिर आर्टिकल 15, 16, उसके बाद आर्टिकल 15 में, आर्टिकल 16 में, आर्टिकल 243 में। तो यहाँ तो स्थानीय शासन, लोकल बॉडीज में यहाँ पे स्थानीय शासन, ये 33% आरक्षण है। लेकिन बिहार में जाएंगे तो ये 50%, बिहार में 50% रिजर्वेशन है। और ये आर्टिकल 16 में और 15 में है शैक्षणिक संस्थानों में रिजर्वेशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। पंद्रह में Future of provision, Article 15, prohibited discrimination on state against any citizens ground only caste, religion, country without any, इसमें against any citizens to ground only to caste, religion, ये guaranteed to all person by Constitution India without any discrimination of mean to promote. ठीक है। तो इसमें एक तो है कि एक मिनट, अच्छा हाँ ठीक है। तो इसमें शैक्षणिक संस्थान का है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वाले में संस्थानों में आरक्षण, रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, और इसमें है सरकारी नौकरियों में आरक्षण। ओह, क्या है? सरकारी नौकरियों में आरक्षण, रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब, नौकरियों में आरक्षण। तो एक बात ध्यान रखना, जैसे महिलाओं के लिए टोटल मुख्य रूप से अभी के टाइम पे जाएंगे तो 3 तरह का रिजर्वेशन चल रहा है। एक राजनीतिक आरक्षण है, पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, पॉलिटिकल रिजर्वेशन है। पॉलिटिकल रिजर्वेशन में जाएंगे तो पंचायती राज संस्थाओं में रिजर्वेशन किया गया है। दूसरा जाएंगे तो सरकारी नौकरियों में आरक्षण है, जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उसमें आरक्षण है। और आर्टिकल 15 में आरक्षण महिलाओं के लिए नहीं है, कहीं भी नहीं है। 15 का आरक्षण नहीं है, उसमें 16 का आरक्षण है। जैसे बिहार में सरकारी नौकरियों में, यूपी में भी है, राजस्थान में भी है, सब जगह यूपी में भी है, मध्य प्रदेश में भी है। तो कई राज्यों में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया सरकारी नौकरियों में। तो महिलाओं के लिए एक तरह से, अदरवाइज इंडिया में जाएंगे तो रिजर्वेशन 3 तरह का होता है। कौन कौन सा रिजर्वेशन है? पॉलिटिकल रिजर्वेशन है,
आर्टिकल उधर 330 और 332 में जाते हैं तो वहां पर आरक्षण की, राजनीतिक आरक्षण की व्यवस्था की गई है विधानसभा में और लोकसभा में। जो SC ST के लिए रिजर्वेशन की बात है वो वहां पे 330 और 332 में है। दूसरा जाते हैं तो फिर 15 और 16 में आरक्षण की बात है, जो एक शैक्षणिक संस्थानों में रिजर्वेशन, और दूसरा होता है अवसर की, अपॉर्चुनिटी में, जो सरकारी नौकरियों में आरक्षण, और एक और है पंचायत में। तो दो, एक हो गया राजनीतिक आरक्षण, दूसरा हो गया सरकारी नौकरियों में आरक्षण, और तीसरा होता है शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण। मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है उस ध्यान में महिलाओं को दो तरह के आरक्षण मिला हुआ है। एक पंचायती राज स्थानीय लोकल बॉडीज में रिजर्वेशन विमेन को मिला हुआ है ऑलरेडी, चाहे वो नेशनल लेवल पे देखें या फिर अन्य राज्यों में देखें, चाहे बिहार में देखें। और दूसरा है कि सरकारी नौकरियों में महिलाओं का आरक्षण मिला हुआ है। सेंट्रल लेवल पे तो सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण नहीं है, लेकिन राज्यों ने अपने अपने यहां महिलाओं के लिए रिजर्वेशन की, विमेन रिजर्वेशन का प्रोविजन कर रखा है गवर्नमेंट जॉब्स में। और गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे तो बिहार में भी इस तरह का प्रोविजन किया हुआ है 35% रिजर्वेशन की। तो महिलाओं को दो तरह के रिजर्वेशन की बात है, आरक्षण है। इसमें एक राज्यों द्वारा, ये वाला जो रिजर्वेशन है बाई स्टेट्स है, राज्यों द्वारा आरक्षण है, ये रिजर्वेशन है। यूपी में जाएंगे तो 20% आरक्षण है, ठीक है, लेकिन बिहार में जाएंगे तो ये 30 राज्यों द्वारा रिजर्वेशन है। ये रिजर्वेशन बाई स्टेट, और वो कितना है, 35% रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है, ठीक है, 35% बिहार में, ठीक है। तो एक इसमें ये भी आता है कि आप अपनी तरफ से भी कुछ चीजों को खोजिएगा। मैंने ये कहने की कोशिश, मैं एक आपको विमेन एम्पावरमेंट का एक फ्रेम देने की कोशिश किया कि एक पहले पार्ट में हमने ये लिखवाया कि देश में महिलाओं की जनसंख्या के अनुसार या सेक्स रेशियो के अनुसार या लिटरेसी के अकॉर्डिंग महिलाओं की क्या स्थिति है। हमने एक फैक्ट ये इकट्ठा करने की कोशिश किया, वहां पर भी आप अपनी तरफ से भी कुछ फैक्ट इकट्ठा कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट में मैंने ये लिया कि भाई महिलाओं को कौन कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट प्राप्त है, संविधान से कौन कौन सा उनको कुछ ऐसे अधिकार जो केवल महिलाओं को प्राप्त है, ये हमने कोशिश किया एक जगह करने की, ठीक है। उसमें आता है आर्टिकल 39 है या 43 है, या इवन ये भी कहा जाए कि आर्टिकल 44 है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में भी, जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है 1956 का, उसमें 2005 में अमेंड किया गया था। अभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया कि जो भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसमें लड़कियों को, चाहे वो मैरिड हो चाहे वो अनमैरिड हो, उनको जो लड़के होते हैं उनके बराबर अधिकार प्राप्त होगा। अब यहाँ पे तो ये तो हिंदुओं के लिए है। अब यहाँ पे ये मांग की जा रही है कई लोगों द्वारा कि भाई ये मुस्लिम्स में, क्रिश्चियंस में, अन्य जो लोग हैं, चूंकि ये सिविल दो तरह के आप जानते हैं कि प्रोसीजर होता है, एक सिविल और दूसरा क्रिमिनल। तो क्रिमिनल तो सबके लिए देश में एक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 है, वो सिविल लॉ के लिए है। और सिविल लॉ इंडिया में हर रिलीजन के लिए अलग अलग है, हिंदुओं के लिए अलग है, मुस्लिम्स के लिए अलग है, क्रिश्चियन के लिए अलग है, सबके लिए अलग अलग होता है। तो यहाँ पे जो अभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था वो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम था। हिंदू उसको इंग्लिश में बोलते हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 था, और उसमें 2005 में अमेंड किया गया था। और फिर उसके बाद उसमें अभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया और उसमें कुछ कुछ जो हर्डल्स थे उस हर्डल्स को भी उन्होंने क्लियर कर लिया, और क्लियर करके एकदम यूनिवर्सल बना दिया कि अगर पिताजी के पास 100 रुपया है और 2 लड़के 2 लड़कियां हैं तो सबको 25-25 रुपया मिलेगा। ये प्रोविजन कर लिया उसमें। तो अभी ये मांग की जा रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को ध्यान में रखते हुए, भले ही आर्टिकल 44 को बाद में आप लागू करिए, लेकिन अभी कम से कम ये जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है ये मुस्लिम्स लड़कियों के लिए भी लागू कर दी जाए, अन्य जो माइनॉरिटीज हैं उनके लिए भी लागू कर दी जाए कि उनके भी संपत्ति में अगर कोई बंटवारा होता है, वहां पर भी पिताजी के संपत्ति में बंटवारा होता है, तो उसमें जो मेल हैं, लड़के हैं, उनके समान लड़कियों का भी। लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन आया है या सक्सेशन एक्ट है 1956, इसके प्रोविजंस मुस्लिम्स के ऊपर लागू नहीं होते, उनका जो अपना शरीयत का लॉ है उसके अकॉर्डिंग वहां पर डिसीजन होता है। लेकिन मांग की जा रही है। तो एक तरह से देखेंगे तो आर्टिकल 44 भी अगर लागू होता है तो इससे भी विमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा मिलता है, महिलाओं की कई मामलों में भागीदारी बढ़ जाएगी, निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों के समान हो जाएंगी। और फिर साउंड इको हो रहा है, नहीं होगा इको, ठीक है। तो इसमें यह है कि तो 44 को भी मान के चले, तो आप अपनी तरफ से भी इसको एक बार देखिएगा कि कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जिसके तहत महिलाओं को यह अधिकार प्रदान किया गया है, महिलाओं स्पेशली विमेन के लिए राइट्स दिए हुए हैं। अब उसके बाद इसमें जाए तो एक और प्रोविजन आ जाता है लीगल राइट्स, महिलाओं को मिले हुए वैधानिक अधिकार जो केवल महिलाओं को प्राप्त है। और ये जानने चाहिए, हम लोग इंटरव्यू में जब पूछते हैं तो लोग नहीं जानते हैं, जानते रहते हैं। अब बताओ, से कई लड़कियां हैं, पता चला कि काफी पढ़ी लिखी हैं और वे बिहार में अधिकारी बनने जा रही हैं, और उनसे पूछा जाता है कि आप बताइए कि आपको कौन कौन से लीगल राइट प्राप्त हैं।
तो अब पूछने पर पता चला कि 2-3-4 भी लीगल राइट उनको याद नहीं है कि मुझे क्या। तो जब आप अधिकारी बनने जा रहे हैं, आप एसडीएम बनने जा रहे हैं और आपको कोई लीगल राइट जो सरकार ने आपको दे रखा है तो वो आपको याद नहीं है, तो आप अपने अंदर में जो करीब करीब 2-2.5 लाख के आसपास लड़कियां होंगी, महिलाएं होंगी, उनको आप कैसे अवेयर कर पाएंगी। तो आपके पढ़े लिखे होने के नाते और अधिकारी बन रहे हैं तो उस नाते आपको कम से कम ये जानना चाहिए कि आपको कौन कौन से राइट प्राप्त हैं। तो इसमें जाएंगे तो वैधानिक अधिकार में तो आईपीसी के जो डिफरेंट इंडियन पेनल कोड है, ठीक है, 1860, तो इसके जो डिफरेंट सेक्शंस हैं उस सेक्शंस में महिलाओं के लिए कई सारे अधिकार प्राप्त हैं, धाराएं हैं। इसमें आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत महिलाओं को अधिकार प्रदान किया गया है, ठीक है। और उसमें जाएंगे तो कौन कौन सी धारा मुख्य रूप से है, सेक्शंस में जाएंगे जो एकदम से याद रहना चाहिए वो है एक सेक्शन जो हम लोग इंटरव्यू में पूछते हैं इसलिए हमें ज्यादा याद है, एक सेक्शन 354 है, धारा 354, और इसके विमेन मॉडेस्टी, जैसे कि महिला की गरिमा के, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ या कि महिला की गरिमा को प्रभावित करने की अगर कोशिश की जाती है, ठीक है, तो उसमें सेक्शन 354 के तहत पनिशमेंट का प्रोविजन है। इसका मीनिंग ये हुआ कि जैसे मान लो कोई महिला अगर चल रही रोड पे जा रही है और उसके साथ कई बार होता है ना कि छेड़खानी की जो घटनाएं की जाती हैं, कोई मान लो किसी ने, हमने पूछा, जैसे इंटरव्यू का ही बड़ा कॉमन क्वेश्चन होता है कि जैसे मान लो कोई लड़की जा रही है और कोई बगल वाला आदमी कोई उसका दुपट्टा खींच देता है, तो वहां पे कौन सा सेक्शन, किस सेक्शन के तहत कार्रवाई की जाएगी उस लड़के के ऊपर, या वो जो व्यक्ति था उसके ऊपर कौन से सेक्शन की तरह कार्रवाई की जाएगी। तो उसका सही जवाब ये होता है कि वहां से सबसे पहले तो मैं ये देखूंगी कि उसका इंटेंशन क्या था। इंटेंशन में मतलब ये होता है कि जैसे मान लो मैं जा रही हूँ, पीछे से कोई मवेशी है, मवेशी तेजी से दौड़ते हुए भागते हुए आ रहा है, ठीक है, और भागते हुए आ रहा है और उससे मुझे दुर्घटना की संभावना है और वो आदमी मुझे बचाने के लिए खींच देता है, ठीक है, तो निश्चित रूप से यहाँ पे कोई धारा सेक्शन 354 वहां लागू नहीं होगा और मैं भी कोई कंप्लेन नहीं करूंगी। लेकिन अदरवाइज इंटेंशनली अगर विमेन के मोडेस्टी को हर्ट करने के लिए अगर वो ऐसा करता है तो फिर उसके सेक्शन 354 के तहत उसको सजा दी जाएगी, ठीक है। तो विमेन इसके लिए ये प्रोविजन देख लीजिएगा। तो एक सेक्शन 354 विमेन को प्राप्त है, स्पेशली विमेन को प्राप्त है, उनके गरिमा को प्रभावित करने के लिए कोई नकारात्मक कार्य की निगेटिव कोई रोल प्ले किया जाता है तो सेक्शन 354 लगता है। उसके बाद जाते हैं तो आप जानते हैं एक बहुत फेमस और आज के डेट में बहुत मिसयूज हो रहा है। अब हमें लग रहा है कि हमें इस बात का डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि इसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाए, वो है 375 और 376, ठीक है। ये 375 में जो रेप वाले केसेस जाते हैं इसमें, और यहाँ पे होता है उसका जो पनिशमेंट है, डिफरेंट टाइप ऑफ पनिशमेंट्स हैं, वो पनिशमेंट्स के प्रोविजंस ये हुए 376 में, 375 और 376, ठीक है। और ये मिसयूज इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर कई बार जो कॉन्सेंसुअल कहा जाए, एक तरह से लोग इन्वॉल्व होते हैं और उसके बाद फीमेल द्वारा फिर जाकर के इसका यूज कर लिया जाता है। और 375 इतना स्ट्रिक्ट है कि इसमें विमेन का केवल आरोप लगाना ही पर्याप्त है अरेस्ट होने के लिए। कोई विमेन अगर आरोप लगाती है, ठीक है, सर्कमस्टांशियल सिचुएशन है, प्रूफ है वहां पे और आरोप लगाती है तो फिर वो उसमें अरेस्ट होने के चांसेस रहते हैं। तो सेक्शन 375 376 का है ये। और फिर एक और बड़ा फेमस प्रोविजन है 498A, और ये 498A न्यूट्रलाइज हो गया। अब इसमें था कि जो महिला द्वारा दहेज के लिए जो फैमिली मेंबर्स पर आरोप लगाए जाते थे, हस्बैंड के साथ साथ पूरे उसके सास ससुर भाई बहन बहनोई सारे लोगों को पता चला कि विमेन ने कोई आरोप 498A, तो ये सेक्शन 498A में जो दहेज प्रताड़ना के विरुद्ध जो, ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन फॉर डॉरी, दहेज प्रताड़ना के विरुद्ध सुरक्षा दी गई थी 498A में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बाद में इसको डाइल्यूट कर दिया और आज के डेट में एक महिला के आरोप लगाने से ही कोई अरेस्ट नहीं होता है। जो जिले में पुलिस की एक कमेटी बनाई जाती है और उस पुलिस की कमेटी द्वारा फिर जांच किया जाता है, जांच करके तब अगर दोषी पाया जाता है, कोई लगता है कि ऐसा यहाँ पे है, तब जाकर के गिरफ्तारी की बातें जाती है और वो भी कोर्ट के डिसीजन पर। तो अब 498 है, नहीं तो पहले क्या होता था कि घर में एक इस तरह से केसेज होते थे और घर के पता चला कि नाते रिश्तेदार सब जेल में बैठे हुए, बूढ़े सास ससुर होते थे जिनका कि उस हस्बैंड वाइफ के झगड़े से कोई लेना देना नहीं होता था, वो भी जेल में बैठे होते थे, बहन, उसके घर के, उसके नाते रिश्तेदार सब जेल में जाते थे।
ठीक है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको 498 को न्यूट्रलाइज कर लिया। उसी तरह से 375 के साथ भी मुझे लगता है कि जरूर इसमें इसके प्रोविजंस को, अदरवाइज सारे जो जेल हैं, जैसे कोई तिहाड़ से में ही कोई सामान्य उसमें था, वो वहां से आया तो उसका कहना ये था कि मेजोरिटी ऑफ जो यूथ है, नए नए लड़के हैं, सब इस 375 में अच्छे अच्छे घर के, पता चला कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं और साथ में रह रहे हैं, बाद में शादी नहीं हो पाई या किसी तरह से, तो फिर पता चला कि लड़की ने उनके ऊपर केस कर दिया और वो जेल में बैठ गए। अब इसमें अब तो ये है कि इतना बहुत ज्यादा मिसयूज होगा तो इसका ये डाइल्यूट हो जाएगा, और जेन्युइन केसेस जो वास्तव में जहां पे पनिशमेंट मिलना चाहिए वहां पर भी पनिशमेंट फिर रुक जाएगा। ये तो एक मुझे लगता है कि जो सेक्शन 375 है वो 375 पर खतरा आने वाले दिनों में जरूर आएगा, जैसा कि 498A पर आया। ठीक है, तो उसमें ये आता है। तो आईपीसी के ये सारे डिफरेंट सेक्शंस हैं जो केवल विमेन को प्राप्त है, और 0 FIR वाली भी बात है। 0 FIR में होता है कि भाई कहीं भी जो विमेन है, घटना कहीं भी हो, 0 FIR, तो वो विमेन केस दर्ज कर सकती है। वहां पे कोई अपने उस कहा जाए कि जैसे मान लो मुखर्जी नगर एरिया में कोई घटना है तो कोई जरूरी नहीं है कि मुखर्जी नगर में ही FIR दर्ज करेंगे। वो जो दूसरे थाने तिमारपुर है या मान लो संसद भवन है, कहीं भी जाकर के, पटना में जाकर के, मुजफ्फरपुर में कहीं भी वो FIR कर सकती है जो भी घटना घटी है उसके विरुद्ध, और वो फिर उस थाने में ट्रांसफर होकर चला आएगा, जो कंसर्न एरिया है वहां पे वो आ जाएगा। ठीक है, तो 0 FIR का भी प्रोविजन है। दूसरा एक और है कि आपको जैसे पुलिस के द्वारा कभी भी महिला को रात में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। विमेन रात में गिरफ्तार से रोक लगा रखा है। ठीक है, इसमें अरेस्ट नहीं कर सकते हैं आप। जब भी आप अरेस्ट करेंगे डे टाइम में ही विमेन को अरेस्ट किया जाएगा, कोई अगर क्राइम होता है तो ऐसे उसको ये आईपीसी के डिफरेंट सेक्शंस का, आईपीसी से 1860 के डिफरेंट सेक्शंस के तहत विमेन को ये राइट्स प्राप्त हैं। तो इसको भी ध्यान में एक बार रखिएगा। इनके अलावा जाएंगे तो अन्य कई सारे कानून हैं, अन्य कानून, और अन्य कानून में जाएंगे तो एक बार लिख लीजिए एक एक करके। एक तो मातृत्व मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है, मातृत्व लाभ कानून, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। ये 1961 का है। 2017 में इसका संशोधन अधिनियम आया, अमेंडमेंट संशोधन किया गया इसमें 2017 में, और संशोधन करके इसमें जो भी कि माने इस संशोधन करने के बाद इसमें फुल्ली पेड लीव का प्रावधान किया गया है। देयर इज ए प्रोविजन ऑफ पेड लीव, फुल्ली पेड लीव इन केस ऑफ विमेन इज प्रेग्नेंट। महिला अगर गर्भवती है तो उस दौरान उसके द्वारा जो छुट्टी ली जाएगी, गर्भवती प्लस बाद में चाइल्ड के टेक केयर के लिए, तो उसमें है कि ये कानून उस स्थिति में लागू होता है। और उसमें पेड लीव है, माने फुली पेड लीव है। और टोटल जो चेंज किया गया पहले 1961 वाले में, 2017 वाले में जो चेंज किया गया वो 12 वीक्स का था, इसको बढ़ा करके 26 वीक्स का किया गया, वीक्स का कर दिया गया है। 12 सप्ताह से बढ़ा करके इसको 26 सप्ताह किया गया है। पेड लीव इंक्रीज्ड फ्रॉम 12 वीक्स टू 26 वीक्स, 26 सप्ताह कर दिया गया है। और 26 सप्ताह में 8 सप्ताह बच्चा जन्मने से पहले, बिफोर बर्थ ऑफ बेबी, बच्चा जन्मने से पहले, और बाकी कितना हुआ 18 सप्ताह बच्चा जन्मने के बाद। यह प्रोविजन है। दूसरा है कि अगर कोई महिला किसी बच्चे को गोद लेती है, इफ अ लेडी विमेन इज एडॉप्टिंग अ चाइल्ड, बच्चे को गोद लेती है, गोद लेना, और वो गोद लेने में जो बच्चा है उसका उम्र 3 माह से कम है, से कम, तो 12 सप्ताह का लीव का प्रोविजन है, 12 वीक्स। अगर गोद लेने के मामले में और बच्चा 3 माह से कम एज का है
तो 12 सप्ताह के लीव का प्रोविजन है, पेड लीव, माने पूरी तरह से सैलरी मिलते रहेगा। और नेक्स्ट है कि दो या दो से अधिक बच्चे, कोई महिला अगर ऐसी हैं जिसके पास 2 बच्चा पहले से है और फिर तीसरा बच्चा अगर जन्म होता है तो भी 12 सप्ताह का पेड लीव का प्रोविजन है। देयर इज अ प्रोविजन ऑफ 12 वीक्स लीव in case working women having two children already and pregnant for third child, बात तीसरे बच्चे के लिए गर्भ की स्थिति में 12 सप्ताह के पेड लीव का प्रोविजन किया गया है। और ये जो कानून है वो कानून ये 2017 संशोधन के अनुसार 10 या अधिक कर्मचारियों की स्थिति में ऐसे कंपनी में ही लागू होगा जहां कर्मचारियों की संख्या 10 या 10 से अधिक हो। और ये आर्टिकल 43 का एक तरह से आप मान सकते हैं कि उसका एक्सटेंशन है ये 43 का। सब जो संविधान में अनुच्छेद 43 में जो आदर्श निर्धारित किया गया था उस आदर्श को क्रियान्वित करने के लिए ये प्रावधान किया गया है। ठीक है, ये प्रोविजन किया गया है। तो एक कानून ये है, मातृत्व लाभ कानून 1961 है, उसमें संशोधन किया गया। और संशोधन कब से, अमेंडमेंट कब है, 2017 का मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017। और उसके अकॉर्डिंग ये प्रोविजन किया गया है कि ये 12 वीक्स से बढ़ाकर 26 वीक्स का किया गया है। और उसमें 8 सप्ताह माने बच्चा जनने से पहले और 18 सप्ताह बच्चा जनने के बाद माने गर्भ। और इसके पीछे देखो सबसे प्रमुख कारण क्या है, इसका क्रिटिसिज्म भी हुआ, आलोचना भी की गई, लेकिन कि भाई इससे जो वर्क इफिशिएंसी होगा वो अफेक्ट होगा, जो कंपनियों में जो कार्य। और एक और सबसे बड़ी दिक्कत ये आई कि भाई ये तो रेगुलर एम्प्लॉय के लिए है, रेगुलर एम्प्लॉय तो बहुत सारे क्या करते हैं ये जो स्कूल वगैरह है, तो स्कूल में तो मान लो 50 से भाई 10 कहाँ 10 से ज्यादा उसमें कर्मचारी काम करते हैं, टीचर से लेकर बाकी। तो वो क्या करते हैं कि वो रेगुलर ही नहीं करते हैं ये। ठीक है, हाँ प्राइवेट कंपनी में भी लागू होगा, बताया तो हमने कि जैसे सभी कंपनियों में लागू होगा जहां कर्मचारियों की संख्या 10 या 10 से अधिक होगा। तो उसमें क्या करते हैं, वो रेगुलर नहीं करेंगे, रेगुलर उसको एडहॉक पे ही रखेंगे, वो टेम्पोररी ही कैरी ऑन करते रहेंगे, उसको सैलरी देते रहेंगे टेम्पोररी। कई तो ऐसे होते हैं स्कूल वगैरह कि जैसे मान लो किसी लेडी का प्राइवेट स्कूल है, किसी लेडी का को जब उसके टीचर के रूप में एम्प्लॉय करना है तो उस समय उससे पूछ लेते हैं कि आपका मैरिड है, भाई शादी का क्या आपका वो है, शादी के बाद बच्चे के बारे में पूछ लेते हैं, आपका फैमिली प्लानिंग। क्योंकि अगर ये लेडी अगर वो ये बताती है कि नहीं माने तुरंत मेरी जल्दी ही शादी होने वाली है या फिर बच्चे के बारे में, तो फिर उसको रखेंगे नहीं वो। क्योंकि नियमों के अनुसार क्या होगा कि वो जो लेडी है जिसको कि किसी जगह पर टीचर के रूप में रखा गया, वो थोड़े दिन के अंदर पता चला कि जॉब मिला 4-6 महीने 8 महीने 10 महीने के अंदर अगर वो छुट्टी पे चली जाती है तो फिर उसको अगर माने मैटरनिटी वाली स्थिति में आ जाती है तो फिर उसको ये सारा बेनिफिट देना पड़ेगा। और इसलिए ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है कि ऐसे लोगों से पहले ही उनसे बॉन्ड कई बार भरवा लेते हैं कि आप फैमिली वे में नहीं जाएंगे, आप 2 साल 3 साल 5 साल या इस तरीके से 5 साल काम करने के बाद। अदरवाइज कई सारे जो कंपनियां हैं, इसका 2017 में जो इसको स्ट्रिक्ट किया गया तो इसके कई सारे निगेटिव पक्ष भी निकल के आए हैं। अदरवाइज ये माना जा रहा है कि अभी के टाइम पे जैसे जैसे विमेन का पब्लिक अपीयरेंस बढ़ता जा रहा है, महिलाओं की सरकारी नौकरियों में या नौकरियों में भागीदारी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे क्या होगा कि महिलाओं का जो जॉब प्रेशर बढ़ेगा तो फिर बच्चा जनने के लिए उसके पास समय नहीं रहेगा, और बच्चे की देखरेख के लिए उसके पास समय नहीं रहेगा। और ये बच्चा जनना एक व्यक्तिगत कार्य के साथ साथ एक राष्ट्रीय कार्य भी है। अगर जैसे जो भी विकसित देश हैं, कल ही तो कई देख रहे थे कि कोई देश है जहां पे सरकार द्वारा 4.5 लाख रुपए दिया जाएगा बच्चा जन्ने की स्थिति में। ठीक है, उनको इंसेंटिव दिया जाएगा। यहाँ पे तो केवल भारत में भी अगर कहा जा रहा है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होता है, हॉस्पिटल्स में अगर डिलीवरी होता है तो सरकार द्वारा मातृ वंदना योजना के तहत पैसे दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे पता चला कि वहाँ पे 4.5 लाख रुपए इंसेंटिव दिया जाएगा, क्योंकि पता चला कि 50 जितनी महिलाएं हैं, जिस तरह से पुरुष जॉब में है महिलाएं भी जॉब में है, और महिलाओं के जॉब में होने के कारण बच्चा जनने और उसके देखरेख के लिए उनके पास समय नहीं है, और इस कारण से जो बर्थ रेट है, बर्थ रेट में तेजी से गिरावट आ गया, कहीं निगेटिव जनसंख्या में कमी आ रही है। तो ऐसे देश में जनसंख्या बढ़ाने के लिए इंसेंटिव दिया जाता है। तो भारत में भी सोच के देखो, जैसे जैसे महिलाओं की पब्लिक लाइफ बढ़ती जा रही है, उनके पास बच्चा जनने के लिए समय कम होता जाएगा, और बच्चा जनने के लिए उनके देखरेख के लिए समय कम होता जाएगा। और इसका एक बड़ा बेनिफिट भी हुआ है
दो इसके बड़े इंपॉर्टेंट बेनिफिट होते हैं। एक तो कि महिलाओं की जो सार्वजनिक भूमिका, नौकरियों में भागीदारी उनकी बढ़ेगी, तो एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि भाई बच्चा जनने के लिए उनके पास समय कम हो जाएगा। समय कम हो जाएगा तो जनसंख्या वृद्धि में कमी आएगी। तो एक तो ये कहा जाता है कि जो डेवलपमेंट है और स्पेशली विमेन इंपावरमेंट कैन बी कंसिडर्ड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रासेप्टिव। जो महिलाओं की सार्वजनिक जीवन में भागीदारी या उनकी उच्च हायर एजुकेशन में या नौकरियों में उनका जाना एक सबसे बड़ा गर्भ निरोधक के रूप में काम करेगा, क्योंकि उनके पास बच्चा जनने के लिए समय की कमी हो जाती है, देख रेख की कमी हो जाती है और बच्चों की संख्या कम हो जाएंगी। एक दूसरा इसमें आया हुआ है कि एक तो बेनिफिट ये हुआ कि ये महिला की सार्वजनिक जीवन में भागीदारी बढ़ने से उनको उसको जनसंख्या वृद्धि दर कम हो जाएंगी। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट इसका बेनिफिट एक ये भी देखने को मिल रहा है कि जो पहले बड़ा इंडिया में सोसाइटी में जाएंगे तो सास बहू के बीच के झगड़े बड़े फेमस हुआ करते थे। ये होता था ना कि सास और बहू के बीच में कभी पटरी नहीं बैठता था, दोनों आपस में लड़ाई करते रहते थे, सास भी कभी बहू थी। ये बड़ा सास बहू का झगड़ा बड़ा फेमस है। लेकिन अब सास बहू के बीच में झगड़ा नहीं होता है, क्योंकि बहू के लिए, बहू के नौकरी करने के लिए सास की भूमिका बहुत बढ़ गई है। हस्बैंड वाइफ है, बच्चा है छोटा सा, और पता लगा कि सास अगर घर से आ गई तो बेस्ट पर्सन है उस बच्चे को टेक केयर करने के लिए किसी हायर्ड लेडी को रखने से अच्छा है कि अपनी सास को बुला लें, और सास को बुलाकर अगर उनके साथ उनको बच्चा सुपुर्द करके ऑफिस में अगर जाते हैं तो बच्चे का टेक केयर ज्यादा अच्छे से होगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अब सास की प्रतिष्ठा बहू के नजर में बढ़ गई है, क्योंकि बहू का जॉब तभी तक चलेगा जब तक कि सास उनके साथ रहेंगे। अदरवाइज इंडिया में जो क्रेच सिस्टम है वो बहुत डेवलप नहीं किया हुआ है, बहुत निगेटिव चीजें आती रहती हैं, सुनने को मिलते रहता है कि कई सारे मुंबई में है कि किसी महिला को आपने देख रेख के लिए रखा, हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब पर जा रहे थे, किसी महिला को देख रेख के लिए रखा, पता चला कि ये क्रेच वगैरह जो बने हुए हैं उसमें जाके आप जाते समय दे आए। अब वो क्या करते हैं कि अफीम चटा देते हैं। पता चला 20 बच्चे हैं, अब 20 बच्चों को कौन, किसी को कुछ हुआ है, किसी को कुछ हुआ है, कोई रो रहा है, कोई जग रहा है, तो वो जो क्रेच वाली लेडी क्या करेगी, सबको अफीम चटा देती है, एक लाइन से अफीम चटा देगी। अफीम चटाते ही क्या हो जाएगा, सब सो जाएंगे, अब आराम से 2-3 घंटा सब सोएंगे। उसके बाद मान लो उठे, लड़ाई झगड़ा किए, सब कुछ किए, पता चला कि धीरे धीरे आपको पता नहीं है, आप ऑफिस में बिजी थे और आपका बच्चा धीरे धीरे मेंटली स्लो हो गया। पता चला कि उनका टेक केयर बहुत खास तरीके से, और उसका इमोशनल उसको शॉक लगता है और धीरे धीरे वो साई हो जाता है, बिल्कुल चुप हो जाता है वो। ऐसे मैंने नॉर्मल जो बच्चे का बिहेव होता है, कुछ केसेस तो ऐसे आए कि जैसे एक केस आया था जिसमें कि महिला क्या करती थी कि वो बच्चे को लेकर के किसी अपने ही झुग्गी के किसी दूसरी महिला जो भीख मांगते रहती थी उसको दे देती थी। जैसे हस्बैंड वाइफ चले गए जॉब, बच्चा को घर में छोड़ के उस बच्चे को उसने क्या किया कि अपने साथ की कोई झुग्गी वाली है उसको दे दिया उसने, वो रख करके 3-4 घंटे उसको लेकर के भीख मांगी, और भीख मांग करके और उसके बाद जैसे ही इनका आने का टाइम हुआ ला करके उनको खिला पिला करके उसको साफ सुफ करके उसको फिर से लिटा दी, और इनको पता ही नहीं चल रहा। एक ऐसा है लाजपत नगर का, दिल्ली का, जो पता चला कि वो उड़ीसा की लेडी थी, वो बच्चे को लेकर भाग गई मुगल सराय से उसको ट्रेन में से जाकर के बच्चे को लिया गया। तो ऐसे से बहुत सारे केसेस आते हैं स्क्रैच वाले मामले में। पता चला कि बच्चा सुसु किया हुआ है, टॉयलेट किया हुआ है, ऐसे ही पड़ा हुआ है 3-4 घंटे। हाँ, आपके जब लेने आने का टाइम होता है वो लेडी को पता है, क्रेच वाले को पता है 6 बजे आप आएंगी, वो 5 बजे 4:30 साढ़े 5 बजे उस बच्चे को ठीक ठाक करके रख देगी। बाकी बच्चे का पूरा लाइफ है, पूरा जो उसका पूरा होल डे था वो एक तरह से डिजास्टर्स स्थिति में था। वो सोच के देखो कितना बड़ा पेनफुल है ये। आप पता चला कि अपना दोनों हस्बैंड वाइफ देश निर्माण में लगे हुए हैं और बच्चा यहाँ पर, और एक पहले होता था कि 6-7-8 बच्चे होते थे, ज्वाइंट फैमिली होती थी, उसमें सब पल बढ़ जाते थे। यहाँ पे एक ही बच्चा है और उसे एक बच्चे का ये हाल है। तो क्या होगा, इस तरह के केसेस को देखते हुए कई बार क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ बच्चा जनने के लिए आगे ही नहीं बढ़ते हैं, फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए जाते नहीं है, और इस तरह से जनसंख्या बर्थ रेट धीरे धीरे कम हो जाता है। तो यहां पर आ रहा है कि इसी में क्रेच का ऐसी कंपनी जिसमें कि 50 से अधिक एम्प्लॉई हैं, उसमें क्रेच का प्रावधान भी जोड़ा गया है कि उस कंपनी को माने बच्चे जो एम्प्लॉई हैं, लेडीज जो महिला एम्प्लॉई है, उनके देखरेख, उनके बच्चों की देखरेख के लिए अलग से क्रेच भी वहां पर डेवलप किया जाए, ऐसी कंपनियों के मामले में जहां एम्प्लॉई की संख्या 50 या उससे अधिक हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट कानून है मातृत्व वाला। नेक्स्ट कानून लिखिए जो इसमें अभी जो एक आया, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू उत्तराधिकार कानून 1956 और संशोधन कानून 2005, और उसमें सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट,
हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, अमेंडमेंट एक्ट 2005 और सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और इन तीनों में क्या किया गया है? पुत्रियों को पैतृक संपत्ति में इक्वल राइट टू डॉटर्स इन एंसेस्ट्रल एसेट्स विथ सन, पुत्रियों को पैतृक संपत्ति में पुत्रों के समान अधिकार। Daughters will get equal share in ancestral property like son। पुत्रियों का पैतृक संपत्ति में यह सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया है अभी के टाइम पे। अब इसका व्यवहारिक पक्ष अलग अलग हो जाता है, लेकिन अगर जैसे मुकेश अंबानी है जिनके कि भाई इतने सारे पैसे उनके पास हैं और उनको 2 लड़का और 1 लड़की है, तो ऐसी स्थिति में अब वहां पे जो संपत्ति का बंटवारा होगा वो 3 भाग में होगा। यहाँ हमारे यहाँ नहीं, अब खेत खलिहान में पता चला कि 2 बीघा 3 बीघा 4 बीघा जमीन है, तो उस मामले में ये कई बार पुत्रियां नहीं आएंगी, लड़कियां नहीं आएंगी उसका अधिकार लेने के लिए। ये आपसी सहमति से ही चल जाता है। पता लगा कि बेटी अपने घर नहीं आएगी और बहू अपने घर नहीं जाएगी। भाई हर आदमी के घर में बेटी है, तो पता लगा कि कोई फैमिली है तो इसकी जो बहू है अगर अपने घर जाएगी वहां के संपत्ति में से हिस्सा लाने के लिए, ठीक है, बहू जो है, तो यहाँ की बेटी भी आएगी यहाँ पर अपने यहाँ की संपत्ति में हिस्सा लेने के लिए। तो हर घर में बेटी भी है, हर घर में बहू भी है, तो बहू जाएगी संपत्ति में हिस्सा लेने के लिए अपने घर, तो बेटी भी आएगी अपने ससुराल से अपने घर संपत्ति में हिस्सा लेने के लिए। तो अच्छा तरीका क्या है कि बेटी अपने घर रह जाए, बेटी अपने मायके में अपने ससुराल में रह जाए, और जो बहू है वो भी अपने ससुराल में रह जाए। सब दोनों अपने अपने ससुराल में जो है उसी से संपत्ति से अपना लेते रहें। ठीक है, हाँ बताया कि ये सब जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है वो सब प्राइवेट कंपनी में भी लागू होता है। 10 या 10 से अधिक जितने भी कर्मचारी, 10 से ऐसे सारे कंपनियां जहां 10 या 10 से अधिक इंप्लॉई काम करते हैं उसमें मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट लागू होता है, ये हमने पहले ही बताया। तो ये वाला हिंदू उत्तराधिकार कानून 1956 है, उसके तहत ही एक है। नेक्स्ट लिख दीजिए अगला जो कानून है महिलाओं के लिए जो प्राप्त है, उसमें एक है प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, ठीक है, 2006 बाल विवाह निषेध कानून। एक और लिखो प्रोविजन ऑफ बाल विवाह प्रतिबंध कानून 2006, प्रतिबंध कानून 2006। और इसके तहत इंग्लिश में हमने क्या कहा, प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। और इसके तहत है कि गर्ल चाइल्ड, जो लड़कियां हैं, लड़कियां और लड़के, गर्ल्स एंड बॉयज, लड़कियों के लिए 18 वर्ष है, 18 वर्ष या उससे अधिक, 18 वर्ष होने पर ही आप उसकी शादी कर सकते हैं। और लड़कों के लिए 21, न्यूनतम विवाह उम्र है 21 वर्ष। ये दोनों क्या है, न्यूनतम विवाह उम्र है, इससे पहले विवाह नहीं कर सकते, न्यूनतम विवाह उम्र है ये। इसके अलावा जाएंगे तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990 है, नेशनल कमीशन फॉर, ये ध्यान रखिएगा इसका। इसके अलावा जाएंगे तो महिला आयोग, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, दोनों है ये, केंद्र का भी है और राज्यों में भी है। राज्यों वाला बीपीएससी में पूछा हुआ है, केंद्र का। और ये महिला आयोग, ये एक्ट है ये 1990 के आधार पर। और कहीं भी देश में महिलाओं के खिलाफ कोई भी अत्याचार होता है तो इस जो नेशनल विमेन कमीशन के पास जा सकते हैं, उसके द्वारा एक्शन लिया जाएगा, कार्रवाई की जाती है।
ठीक है, तो ये केंद्र का भी है, राज्यों का भी है। ये 1990 का जो नेशनल कमीशन फॉर विमेन है, एक्ट 1990 के आधार पर इसका। एक है डॉरी प्रोविजन एक्ट 1961, दहेज निषेध कानून 1961, दहेज निषेध कानून 1961 लिख दीजिए। एक और है निषेध कानून 1961, डॉरी को प्रोविजन किया गया, बिहार में बड़े पैमाने पर लागू हो रही है। एक और लिख दीजिए पीसीपीएनडीटी एक्ट 1994, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। डीटी एक्ट 1994, फुल फॉर्म अपने मोबाइल में देख लीजिएगा। इसमें इसका फुल फॉर्म होता है प्री कंसेप्शन एंड प्री नटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट 1994। अर्थात इसमें है कि लिंग परीक्षण पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया। प्रतिबंधित, ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन इज फुल्ली रेस्ट्रिक्टेड, प्रोहिबिटेड। सेक्स डिटर्मिनेशन, अब जो अल्ट्रासाउंड मशीन वगैरह हैं, पहले होता था एक एमनियोसिंथेसिस होता था। एमनियोसिंथेसिस एक्चुअली देखो, ये वाला जो पीसीपीएनडीटी एक्ट था ना 1994 का, ये बड़े पैमाने पर उत्तरदायी हुआ सेक्स रेशियो के कम होने का। क्योंकि जब 1976 में संजय गांधी के टाइम पे परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, हम दो हमारे दो का नियम आया था, और उसमें फिर जो कर्मचारी थे जो इस परिवार नियोजन कार्यक्रम को लागू करने के लिए, तो वो लोगों के बीच में जाते थे और जाकर के देखते थे। जैसे बेस्ट एग्जांपल, जैसे लालू जी का ही एग्जांपल है। तो हमारे यहाँ क्या है कि पुत्र प्राप्ति की अनिवार्यता एक जनसंख्या वृद्धि का बहुत बड़ा कारण रहा है, ठीक है। कंपल्सन ऑफ मेल चाइल्ड, क्योंकि मेल पुरुष के बारे में माना जाता है कि वो आर्थिक सुरक्षा भी है, सामाजिक सुरक्षा भी है, उसका सोशल, उसका कल्चरल मुखाग्नि देना, ये सब बातें उसके लिए पुत्र के साथ जुड़ी हुई हैं और हर आदमी चाहता था। तो ये पुत्र प्राप्ति की जो अनिवार्यता थी, इस कारण से कई सारी लड़कियों का जन्म होता था। और कई सारी लड़कियों के जन्म के बाद पता, जैसे लालू जी कहिए, लालू जी को 7 लड़कियां हैं। और 7 लड़कियां, क्यों 7 लड़कियां हैं? ऐसा नहीं था कि वो ऐसा चाहते थे, लेकिन उसमें था कि भाई पुत्र प्राप्ति की अनिवार्यता, और उसमें 7 लड़कियों का जन्म हुआ। तो ऐसे बहुत सारे गांव में लोग जाते थे, ये कर्मचारी घूमने जाते थे 1987-88 के आसपास तक। तो उनको वो देखते थे कि भाई लोग, पूछा जाता है भाई इतने बच्चे क्यों, तो उनका होता था पुत्र प्राप्ति वाली बात, उनको जानकारी। तो यहाँ पे कहा जाता है कि ये सरकारी कर्मचारी ही हैं जो लोगों को बताए थे सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, लिंग परीक्षण के लिए, कि क्यों इतने बच्चे अनडिजायर्ड चाइल्ड क्यों जन्म देते हो, आप क्यों नहीं लिंग सेक्स डिटर्मिनेशन करा लेते हो। तो ये सरकारी कर्मचारियों ने लोगों को बताया सेक्स डिटर्मिनेशन कराने के लिए, जिससे कि भाई अगर 1 लड़की है, 2 लड़की है, उसके बाद अगर फिर से बच्चा लड़का के लिए, तो आप पहले सेक्स डिटर्मिनेशन करा लो और एबॉर्ट करा लो, ठीक है, जिससे कि जनसंख्या कम रहे। तो यहाँ पे सोच के देखो, माने सरकारी कर्मचारियों द्वारा शुरू हुआ, लेकिन वही 1990 तक आते आते एक महामारी का रूप ले लिया। लेकिन शुरू में डिफिकल्ट था, एमनियोसिंथेसिस प्रोसीजर बोलते थे, और उसमें क्या होता था कि वो बच्चे जो फिटस होता था उससे लिक्विड लेते थे और उसका क्रोमोजोमल एनालिसिस करके, ठीक है, और टफ होता था वो, पेनफुल होता था वो, ठीक है, तो उससे पता चलता था, सेक्स डिटरमिनेशन कराया जाता था, और पता चला कि 4 सप्ताह बाद, 3-4 सप्ताह बाद फिर बच्चे को एबॉर्ट कराते थे और भी पेनफुल होता था। अब उसके जगह पे 1990 के बाद एक नया ये अल्ट्रासाउंड वाला सिस्टम आया, और अल्ट्रासाउंड में जो वेस्टर्न मेडिकल सिस्टम है, वेस्टर्न मेडिकल सिस्टम में अल्ट्रासाउंड कंपलसरी है। एक गर्भवती महिला है तो उसका कम से कम 9 महीने के दौरान 3 बार कंपलसरी अल्ट्रासाउंड होना चाहिए, और इंडिया में भी बिल्कुल होना चाहिए, हर आदमी को कराना चाहिए। जो महिला अगर गर्भवती है उसका जरूर अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए, क्योंकि अल्ट्रासाउंड कराने से क्या होता है कि गर्भ में जो बच्चा है उसका फिजिकल कंडीशन क्या है ये पता चल जाता है। फिजिकल कंडीशन का मतलब हुआ कि 2 बच्चे हैं जिनका अगर सिर जुड़ा हुआ है, 2 बच्चे हैं सिर अलग अलग है उनका, माने बॉडी डायमेंशन पता चल जाएगा। पता चला कि उसका जो हार्ट बीट है वो भी टेस्ट हो जाता है, लबडब हार्ट बीट पता चला कि 72 होने चाहिए, 90, 95 आ रहा है, कम आ रहा है, तो इसका मतलब बच्चा जैसे ही जन्म लेगा उसको हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा किसी, पता लगा कि हार्ट से रिलेटेड इलाज के लिए। अब इतना छोटा सा बच्चा, उसको हॉस्पिटल ले लेकर के घूम रहे हैं आप। पता चला कि दोनों के शरीर जुड़े हुए हैं, अब उनका बीच से सर्जरी किया जा रहा है, दोनों का सिर जुड़ा हुआ है, उसका बीच से सर्जरी किया जा रहा है। कितना मुश्किल, टफ है ये। तो अगर अल्ट्रासाउंड करा लेंगे तो सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसके गर्भ में जो बच्चा है उसका फिजिकल डायमेंशन पता चल जाएगा, और फिजिकल डायमेंशन से ये सुनिश्चित हो जाएगा कि बच्चा फिजिकली कहीं से चैलेंज नहीं है, उसके हार्ट की सारी चीजें ठीक है,
और फिर एक और टेस्ट होता है, ट्रिपल टेस्ट उसको बोलते हैं, जो क्रोमोजोमल एनालिसिस करता है। उससे ये पता चल जाता है कि कोई उसके अंदर में अन्य जो सेक्सुअल कोई क्रोमोजोमल डिसऑर्डर्स नहीं है, अर्थात वो जैसे मेंटली रिटार्टेड है, ये सब चीजें भी पता चल जाती हैं। तो ये गर्भावस्था के दौरान एक चीज। लेकिन इंडिया में गड़बड़ी क्या हुआ कि अल्ट्रासाउंड आया था इस बात के लिए कि गर्भ में जो बच्चे का ग्रोथ है, उस ग्रोथ का जो फिजिकल डायमेंशन है, उसका वेट वगैरह सब मेजर करते रहे, और उसके अकॉर्डिंग जो महिला है उसके न्यूट्रिएंट्स की वैल्यूज को बढ़ा दें, या कोई फिजिकल डिसऑर्डर बच्चे के गर्भ में दिख रहा है तो बच्चे को अबॉर्ट करने का सुझाव दे दें, इसके लिए आया था। लेकिन हुआ क्या, लोगों ने बाकी डायमेंशन चेक करना छोड़ दिया, जाके सीधे सेक्स डिटरमिन कराने लगे। और ये प्रोसीजर बहुत ईजी था, और ईजी होने के कारण क्या हुआ कि बड़े पैमाने पर जाएंगे तो सारे हॉस्पिटल्स का नाम, दुर्गा हॉस्पिटल तो काली हॉस्पिटल, तो इस तरह से सबका नाम हॉस्पिटल्स का, और ये नाम ही इस बात के सिंबल होते थे कि इस हॉस्पिटल में सेक्स डिटरमिनेशन कराया जाता है। हरियाणा में गली गली में ऐसे हॉस्पिटल्स खुल गए और लोग सेक्स डिटरमिनेशन, और उसका इंपैक्ट आप जानते हैं कि सेक्स रेशियो कम हो गया। तो इस तरह से ये जो अल्ट्रासाउंड था, तो अल्ट्रासाउंड ये सेक्स डिटरमिनेशन था, उसको रोकने के लिए पीसीपीएनडीटी एक्ट 1994 आया था। और अब के डेट में है कि जहां जहां अल्ट्रासाउंड मशीन लगा हुआ है सब जीपीएस है, और सारा सील आता है। सील का मतलब ये होता है कि वो जब आएगा कंपनी की तरफ से उसी में सील कर दिया जाएगा उसको, जिससे कि कोई भी अधिकारी जाके जांच करे तो उसमें रिपोर्ट ले, एक बार जितने जांच हुए सारा का लिस्ट एक बार निकल के आ जाए, और उस लिस्ट में एक जगह पर भी अगर सेक्स डिटरमिनेशन की कोई बात अगर है तो उसको हॉस्पिटल को फिर सील करना, और उसके ऊपर पनिशेबल ऑफेंस है, बिल्कुल पनिशेबल ऑफेंस है। तो ये सब चीजें की जा रही है। तो एक आया, अब इससे आगे का एक तो सेक्स डिटरमिनेशन को रोकना, और उससे आगे का भी कदम एक आ गया, उसमें आता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत बहुत सारे योजनाओं की शुरुआत की गई है, जिससे कि लड़कियों के जन्म की संख्या को बढ़ाया जा सके, जो सेक्स रेशियो है उसको इंप्रूव किया जा सके। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कानून था। दहेज निषेध कानून था, पीसीपीएनडीटी एक्ट 1994 लिंग परीक्षण प्रतिबंध कानून प्रतिबंधित किया गया। और एक और कानून लिख दीजिए, बाकी और आप देखते रहिएगा अपने से। ठीक है, एक कानून और इसमें आता है, वो है कि जो विशाखा गाइडलाइंस था सुप्रीम कोर्ट का, उसको कानूनी रूप देते हुए आप जानते हैं कि 2013 में एक जो वर्क प्लेस पर प्रोविजन अगेंस्ट सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एट वर्क प्लेस के लिए भी कानून बनाया गया था 2013 में। सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस 2013, ठीक है, के लिए जो प्रोविजन एक्ट 2013 है, ये कार्यस्थली पर महिलाओं का लैंगिक शोषण, ठीक है। तो ये प्रोविजन अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस 2013 है ये, इसको भी चेक कर लीजिएगा एक बार, फुल इसका स्टेटमेंट 2013 का है ये। और इसके तहत ये विशाखा गाइडलाइंस के आधार पर लिया गया था। और अभी किसी भी महिला के साथ कोई सेक्सुअल इसके तहत ही प्रोविजन है कि जितने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहां पे एक कमेटी बनाकर उसमें एक विशेष सेल होता है। किसी भी महिला के साथ इस तरह की कोई बात अगर होती है तो उस सेल में जाके कंप्लेन करेगी, उसके द्वारा जांच की जाएगी, जांच करके उसके ऊपर जो भी व्यक्ति होगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरह से महिलाओं के लिए कई सारे लीगल प्रोविजंस दिया हुआ है। ठीक है, अब आता है, उसके बाद आता है दो थर्ड पार्ट। ठीक है, महिला सशक्तिकरण हम लोग टॉपिक हमारा है, ध्यान रखिए। और इस महिला सशक्तिकरण में विमेन एम्पावरमेंट, अब तो पहला हमने क्या लिया था, पहले हमने डेटा लिया था स्टेट ऑफ विमेन इन इंडिया एंड इन बिहार। दूसरा हमने लिया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल, ठीक है, लीगल राइट्स ऑफ विमेन, ये लिया था। और थर्ड अब लेने जा रहे हैं तीसरा, इसमें जो तीसरा पार्ट है वो है सरकार के द्वारा सरकारी योजनाएं, जो स्कीम्स हैं, योजनाएं, गवर्नमेंट स्कीम्स, और वो उसके दो पार्ट हैं, एक बिहार सरकार के द्वारा और दूसरा भारत सरकार, बिहार सरकार और भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ बिहार, इन दोनों के द्वारा। अब यहां पे देखने की बात है कि भारत सरकार की सभी योजनाएं बिहार में लागू है और बिहार सरकार की योजनाएं बिहार में लागू है ही। ठीक है, तो इसमें आ जाता है कि स्टेट की अगर बात करें तो राज्य में दोनों तरह के योजनाएं चल रही हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी योजनाएं राज्य में लागू होती हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना कोई क्षेत्र तो है नहीं, जितनी योजनाएं हैं सब राज्य में है और राज्य की अपनी योजनाएं राज्य में हैं ही।
तो इस तरीके से जाते हैं। तो मेंस में आंसर जब लिखने जाते हैं तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि महिला सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे उपाय, और उन उपायों में जो स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स, तो उस स्कीम्स में आता है, पहले हम सेंट्रल गवर्नमेंट का लिख देते हैं, फिर स्टेट गवर्नमेंट का लिख देते हैं। यहां पे हमें किसका लिखना होगा? यहां पे हमारे पास डेटा है स्टेट गवर्नमेंट का। तो अब लिख दीजिए बिहार सरकार द्वारा उठाए गए कदम, महिला सशक्तिकरण के लिए बिहार सरकार द्वारा उठाए गए कदम, ये हेडिंग डाल दीजिए, महिला सशक्तिकरण के लिए बिहार सरकार द्वारा उठाए गए कदम। और उसमें लिख दीजिए कदम, और फर्स्ट लिखिए, फर्स्ट एक लाइन लिख दीजिए, फर्स्ट बिहार राज्य महिला सशक्तिकरण नीति 2015, बिहार सरकार की अपनी पॉलिसी है और उस पॉलिसी का नाम क्या है? बिहार राज्य महिला सशक्तिकरण नीति 2015, बिहार स्टेट विमेन इंपावरमेंट पॉलिसी 2015, विमेन इंपावरमेंट पॉलिसी 2015, पॉलिसी 2015, और इसके तहत एंड दिस पॉलिसी फोकस्ड ऑन डेवलपमेंट ऑफ focused on social, economic, political and cultural development of women. Focused on social, cultural, economic and political development of women. ये बिहार सरकार, माने बिहार इस तरह से जाएंगे तो देश के कुछ उन अग्रणी राज्यों में से एक है जिनके द्वारा विमेन इंपावरमेंट के लिए क्या किया गया है? महिला सशक्तिकरण नीति 2015 लागू की गई है। दूसरा लिखिए, सेकंड लिखिए, सरकारी नौकरियों में आरक्षण, रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरियों में आरक्षण। और उसमें दो बात लिख दीजिए, दो बात। एक, प्राथमिक शिक्षक नियोजन में 50%, प्राथमिक शिक्षक नियोजन, प्राइमरी टीचर एम्प्लॉयमेंट 50% रिजर्वेशन है, अर्थात प्राइमरी स्कूल में जो टीचर्स का जॉब है, टीचर्स की जितनी भर्तियां होंगी उसमें 50% पोस्ट किसके लिए होंगी? महिलाओं के लिए। 50% रिजर्वेशन टू वुमेन इन प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी टीचर एम्प्लॉयमेंट। और दूसरा, अन्य सरकारी नौकरियों में 35%, इन अदर गवर्नमेंट जॉब 35%। और उसी में एक लाइन और लिख दीजिए नीचे, नेक्स्ट लिख दीजिए, अनुसूचित जनजाति एसटी विमेन के लिए स्वाभिमान बटालियन का गठन। एसटी जो विमेन है, आप जानते हैं कि बिहार में सबसे ज्यादा एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब बेतिया में, पश्चिमी चंपारण में है, थारू और बोक्सा वगैरह जनजाति वहां पर है। तो कौन सा हुआ? एसटी महिलाओं के लिए स्वाभिमान बटालियन का गठन। और एक और है, सभी 40 पुलिस जिलों में महिला थानों का गठन। बिहार में कुल 38 जिले हैं, लेकिन पुलिस जिलों की संख्या 40 है। सामान्य प्रशासनिक जिले 38 हैं, पुलिस जिले 40 हैं, और सभी 40 पुलिस जिलों में महिला थाना गठित किया गया है। विमेन पुलिस स्टेशन एस्टैब्लिश्ड इन ऑल 40 पुलिस डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार, एक ये है। और दूसरा लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंज, इनिशिएटिव फॉर सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन। और सामाजिक परिवर्तन में शराबबंदी, लिकर बैन, महिलाओं के मांग पर था ये। और कहा जाता है कि इस मामले में नीतीश कुमार जी को वोट मिल जाता है महिलाओं का, क्योंकि लिकर बैन होने से घर में जो झगड़े होते थे, कलह होता था, वो कलह खत्म हो गया। जब कलह दोनों लेवल पे होता था,
एक शराब पीने के पहले पैसे के लिए, और दूसरा शराब पीने के बाद। ठीक है, शराब पीने के बाद भी झगड़े होते थे, तो दोनों, और उसमें बच्चा और महिला, घर में जो महिला है और बच्चा है वो सबसे ज्यादा पीड़ित होते थे, ये घर के पुरुष के शराब पीने के लिए एडिक्ट होने के कारण। तो उसमें सबसे ज्यादा ये विमेन इंपावरमेंट को बढ़ावा दिया, महिला शराबबंदी। दूसरा है दहेज प्रथा एवं बाल विवाह उन्मूलन अभियान। दहेज प्रथा एवं बाल विवाह उन्मूलन, डॉरी एंड चाइल्ड मैरिज एलिवेशन प्रोग्राम। और जैसा होता है ना, बिहार में मानव श्रृंखला का गठन किया गया था लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए, टू ब्रिंग अवेयरनेस इन पब्लिक रिगार्डिंग दीज इशूज, दीज सोशल एविल्स। ये जो सामाजिक जो एविल्स थे, इनके विरुद्ध ये प्रावधान था, जो सोशल एविल्स थे। दहेज प्रथा एवं बाल विवाह उन्मूलन अभियान, और उसके आगे ही लिख दो, देखो इस संदर्भ में मानव श्रृंखला का गठन, मानव श्रृंखला तैयार किया गया। ह्यूमन चेन was organized, women chain was organized, women chain was organized। और नेक्स्ट है अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन, इंटरकास्ट मैरिज, टू प्रमोट इंटरकास्ट मैरिज, 1 लाख रुपए का प्रावधान। माने इंटरकास्ट को, एक लड़का किसी दूसरे कास्ट की लड़की से, एक दूसरे कास्ट की, माने ये अगर होता है तो 1 लाख रुपए का प्रावधान है। और इसमें भारत में, बिहार में जो कास्ट सिस्टम में जो काफी टफ है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये स्कीम है, अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन, इंटरकास्ट मैरिज प्रमोशन, 1 लाख रुपीज। इंटरकास्ट मैरिज की स्थिति में 1 लाख रुपए का प्रावधान। इनके अलावा जाएंगे तो नेक्स्ट है SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से, SHG स्व सहायता समूह जीविका के माध्यम से विमेन इंपावरमेंट थ्रू जीविका, विमेन इंपावरमेंट थ्रू जीविका। विमेन इंपावरमेंट थ्रू जीविका। और नेक्स्ट शैक्षणिक प्रोत्साहन, एजुकेशनल प्रमोशन, शैक्षणिक प्रोत्साहन। और उसमें 1% ब्याज पर ऋण की सुविधा, प्रोविजन ऑफ क्रेडिट ऑन 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट, 1% ब्याज पर ऋण की सुविधा। ऋण की सुविधा। प्रोविजन ऑफ क्रेडिट, प्रोविजन ऑफ लोन ऑन 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट। अन्य है, ये टाइल्स भी मैं आपको भेज दूंगा। नेक्स्ट लिख लो, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, 5,000 रुपए की सहायता। देयर इज अ प्रोविजन ऑफ 5,000 रुपीज। और एक और, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, कन्या उत्थान योजना। और इसके तहत देखो, जन्म से लेकर स्नातक परीक्षा तक, स्नातक तक, सिंस बर्थ टू ग्रेजुएशन, जन्म से लेकर स्नातक होने तक कुल 54,100 रुपया प्रदान किया जाना, टू प्रोवाइड 54,100 रुपीज, 54,100 रुपीज, 54,100 रुपया प्रदान किया जाना। कन्या उत्थान योजना के तहत, ठीक है, उत्थान योजना के तहत।
और भी कुछ कुछ बातें कहीं कहीं बजट में, इकोनॉमिक सर्वे में, बिहार के बजट में और इकोनॉमिक सर्वे में और सेंट्रल गवर्नमेंट वाले में, सेंट्रल गवर्नमेंट का महिला सशक्तिकरण के लिए कौन कौन से उपाय अभी किए गए हैं वो भी हम लोग कर लेंगे। तो ये वाला टॉपिक एक पूरा हो जाएगा, विमेन रिलेटेड सारी। तो उसके बाद फिर अन्य जो समावेशी विकास से रिलेटेड कुछ अन्य योजनाएं हैं जिसमें गरीबी और समावेशी विकास, बेरोजगारी दूर करने से संबंधित, तो उसको भी कर लेंगे। तो हमारा ये जो कहा जाए कि एक तरह से उसको बोलेंगे वही इंक्लूसिव ग्रोथ या सोशल जस्टिस, चूंकि बिहार सरकार का जो एजेंडा है वही एजेंडा है डेवलपमेंट विथ सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय के साथ या न्याय के साथ विकास, डेवलपमेंट विथ जस्टिस। एक और ध्यान रखना, हमने एक टॉपिक और पहले कराया था नीति आयोग के द्वारा, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 हैं टोटल, उसमें 16 गोल पर बिहार की क्या स्थिति है उसका भी हमने एक डेटा दिया था। वो डेटा भी हम शेयर कर देंगे, जिनका हो गया है, नहीं हुआ होगा तो बाद में फिर हम उसको भी एक बार करा देंगे। तो उससे भी आपको पीटी के लिए बहुत सारे फैक्ट मिल जाएंगे। तो इस महिला वाले के साथ ही हम आगे कहां बढ़ जाएंगे अब इसके बाद हम कर लेंगे हम लोग कुछ अन्य बजट और बिहार के बजट और इकोनॉमिक सर्वे में विमेन के लिए कुछ प्रोविजन है तो उसको लिखवा देंगे। उसके बाद जाएंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा विमेन इंपावरमेंट के लिए क्या क्या कदम उठाए गए वो कर लेंगे, और फिर वहां से गरीबी और बेरोजगारी से जुड़ी हुई जितनी योजनाएं हैं उसको हम लोग कर लेंगे। तो हमारा ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। ठीक है, एक योजना और भी है जल जीवन हरियाली वाला, तो जल जीवन हरियाली वाला भी समय मिलेगा तो उसको करेंगे आगे। तो करना ही है, कोई हम नहीं कराएंगे तो कोई और कराएगा उसको। जैसे इसमें ये है ना, ये वाला टाइल्स भी बिहार सरकार ने बड़ा अच्छा जारी किया था, ये जल जीवन हरियाली। और इस जल जीवन हरियाली को जो वन रिपोर्ट आया था, जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आया था, उस फॉरेस्ट रिपोर्ट से जोड़ करके बिहार में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवरेज किस डिस्ट्रिक्ट में है, सबसे कम फॉरेस्ट कवरेज किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो उस सबको इससे जोड़ करके, इस वाले से जोड़ के भी हम लोग इसको कर लेंगे। बिहार में अर्थ दिवस मनाया गया था, जो 9 अगस्त को मनाया गया था, पृथ्वी दिवस, बिहार का पृथ्वी दिवस, तो उसमें क्या क्या है तो वो सब जोड़ के एक जगह पे कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा ये। या कोई दूसरा टीचर जो ज्योग्राफी वाले सर हैं, कोई उनको बोल देंगे तो वो करा देंगे। ठीक है, तो ये है। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल। ठीक है, 10 बजे। थैंक यू।